हेलो टू ऑल द व्यूअर्स। आज हम लोग पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 7। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का इंट्रोडक्टरी पार्ट। क्या पर्टिकुलर टर्म्स यूज़ किए जाते हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में और इसका फॉर्मेशन कहाँ से हुआ, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं विद द लेक्चर। जब हम लोगों ने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा था, जो कि हम लोगों ने लेक्चर नंबर 4 में कंप्लीट किया है, तो लेक्चर नंबर 4, 5 एंड 6 फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे बेस्ड है। तो आई रिक्वेस्ट कि पहले आप लोग वो वीडियो देख लीजिए, तभी आपको सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अच्छे से समझ में आएगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे स्टेटमेंट देखते हैं, तो किसी भी क्लोज्ड सिस्टम में जब एक साइक्लिक प्रोसेस होता है, तो साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ हीट जो होता है वो साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ वर्क के बराबर होता है। मतलब यहाँ से हम लोग समझ गए कि हीट जो है वो हमारा वर्क के बराबर है। ठीक है, तो ये तो हमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने बता दिया। बट क्या हीट जो होता है वो जिस प्रकार की एनर्जी होती है, उसी प्रकार की एनर्जी क्या वर्क भी होती है, या इनमें से कोई हाई क्वालिटी या लो क्वालिटी भी होता है? ऐसा कुछ हम लोगों को तब पता चला जब हम लोगों ने इसके बारे में डिटेल में पढ़ा। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में अब हम लोग क्वालिटी के बारे में डिस्कस करेंगे कि वर्क जो है वो किस प्रकार की उसकी क्वालिटी है। अगर वो हाई क्वालिटी होगा, हाई क्वालिटी का मतलब ये होता है कि वर्क जो है वो पूरी तरह से हीट में बदल सकता है, हीट में बदल सकता है। बट क्यू जो होता है वो लो क्वालिटी होता है, तो इसीलिए क्यू पूरी तरह वर्क में नहीं बदल पाता है। उसका कुछ पोर्शन जो होता है वो एटमॉस्फेयर में या किसी भी जगह पे लॉस हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें अब हम लोग जब सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे तो हम लोग डिटेल में समझेंगे। यहाँ पे जो लिमिटेशन फर्स्ट होती है उसने सिर्फ इतना बताया कि क्यू जो होता है किसी साइक्लिक प्रोसेस में, किसी क्लोज्ड सिस्टम में पूरी तरह से कार्य में बदल जाता है। ये यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी हुई है, जो चीज़ मैंने आपको बोली है। तो आप लोग इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर एक बार खुद से इसको पॉज करके रीड कर लीजिए। वही सारी चीज़ें लिखी हुई है कि अगर हम लोग देखते हैं कि द मैकेनिकल वर्क कैन बी कम्प्लीटली कन्वर्टेड इनटू हीट, बट ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ हीट सप्लाइड इज़ कन्वर्टेड इनटू वर्क। क्योंकि फ्रैक्शन ऑफ हीट इसलिए क्योंकि कुछ हीट जो होती है वो हमारे एटमॉस्फेयर में लॉस हो जाती है। इसका मतलब कि हीट और वर्क जो होता है वो कम्प्लीटली इंटरचेंजेबल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी नहीं होती है। तो इसके बारे में हम लोग सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में जानेंगे। नेक्स्ट जो इसकी लिमिटेशन थी वो हम लोगों को ये बता दिया गया कि डेल्टा क्यू जो होता है वो पूरी तरह डेल्टा डब्ल्यू में कन्वर्ट हो जाता है। या फिर अगर हम लोग देखें कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई सिस्टम है जो कि 45 डिग्री सेल्सियस पे, तो 45 डिग्री सेल्सियस पे अगर अभी ये सिस्टम है और एटमॉस्फेयर का तापमान जो है वो 25 डिग्री सेल्सियस है, तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ये 45 से घट कर 25 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। बट अगर इसी एटमॉस्फेयर में कोई सिस्टम रखा हुआ है, मान लीजिए 45 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये अपने आप से बढ़ के 55 डिग्री सेल्सियस तो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? इसके बारे में हम लोगों को सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में पता चलेगा कि इसके लिए हमें कोई एक हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो हीट जो होती है वो हमेशा हाई लेवल से लो लेवल पे फ्लो कर सकती है, ये इसकी डायरेक्शन है। और इसके ऑपोजिट जो डायरेक्शन होगी वो अपने आप तो नहीं होगी, इसके लिए हमें कोई एक्सटर्नल सपोर्ट देना पड़ेगा, कोई एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो ये जो होती है ये डायरेक्शन ऑफ स्पॉन्टेनिटी होती है। तो एक किसी भी सिस्टम में कोई भी प्रोसेस जो होता है उसकी क्या डायरेक्शन होने वाली है, किस डायरेक्शन में वो प्रोसेस होगा, ये जो होता है ये डिसाइड करता है हमारा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो ये हीट जो है ये वर्क में तो कन्वर्ट हो गई, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने ऐसा कहा। बट ये किस डायरेक्शन में हो रही है, कौन सा प्रोसेस किस डायरेक्शन में हो रहा है, इसके बारे में हमें जानकारी नहीं थी। ये हिंदी में लिखा हुआ है। यहाँ पे देखते हैं कि कार्य जो होता है वो ऊष्मा में एक दूसरे में पूर्ण रूप से परिवर्तित नहीं हो सकता। इसमें एक प्रकार का अंतर होता है जिसे स्पष्ट नहीं किया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं ये
सेम चीज़ हिंदी में लिखी हुई है, तो ये प्रॉपर आपके पास नोट्स हो जाएगा इस चीज़ का। अगर आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर अपने कॉपी में इसे नोट डाउन कर लीजिए, तो आपके पास हर चैप्टर के अच्छे प्रॉपर नोट्स बन जाएंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम टाइम में या फिर किसी कंपटीशन के प्रिपरेशन में काफ़ी यूज़फुल हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ काफ़ी शॉर्ट में आपको मिल जाती है और काफ़ी अच्छे से दिया हुआ है, क्योंकि ये मैंने 2-3 बुक्स को मिला के एक प्रॉपर नोट्स तैयार किया हुआ है, तो ये काफ़ी यूज़फुल है आपके लिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि क्यू और वर्क में किस प्रकार का क्वालिटी का डिफरेंस होता है। तो इसके लिए हम लोग जूल के एक्सपेरिमेंट जो हमने लिया था उसी से हम लोग कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे। तो जूल का एक्सपेरिमेंट आप लोग प्लीज़ लेक्चर नंबर 4 में देख लीजिए, डिटेल में दिया हुआ है वहाँ पे, तो आपको ये अच्छे से समझ में आएगा लेक्चर। अगर पर्टिकुलरली हमारे पास कोई सिस्टम है जिसमें हमने एक पैडल व्हील लगा रखी है, पैडल व्हील ने कुछ कार्य किया, ठीक है। स्टार्टिंग में जो इस सिस्टम का टेम्परेचर था वो था 25 डिग्री सेल्सियस। पैडल के घुमाने की वजह से किसी प्रकार की वर्क को प्रोड्यूस किया हमने, एक रोटरी मोशन दिया इसको और वर्क को प्रोड्यूस किया, जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर जो था वो इंक्रीज़ होके हो गया 26.2 डिग्री सेल्सियस, अज्यूम कर लेते हैं। ये हमें पता चला जब हमने इसमें एक थर्मोमीटर लगाया था। अब ये जो इंक्रीज़ इन टेम्परेचर हुआ है, हम चाहते हैं कि ये वापस से 25 डिग्री सेल्सियस हो जाए, तो हम लोग क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर सिस्टम के बाहर कोई एक फ्लूइड लगा देंगे जो कि 25 डिग्री सेल्सियस पे हो, 25 डिग्री सेल्सियस पे। तो अब क्या हुआ, फ्लूइड की वजह से वापस से जो इसमें इंक्रीज़ हुआ था टेम्परेचर का, वो हीट ये दे देगा फ्लूइड को, तो वापस से जो इसका टेम्परेचर हो गया वो 25 डिग्री सेल्सियस हो गया, ठीक है। तो हमने एक प्रकार का एक साइक्लिक प्रोसेस कर दिया, जिसमें स्टेट नंबर 1 जो कि इस टेम्परेचर पे था 25 डिग्री सेल्सियस पे, फिर हम लोग गए 26.2 डिग्री सेल्सियस पे, जो कि हमने एक वर्क को प्रोड्यूस किया, वर्क को इसमें दिया है, वर्क की सहायता से हम इस तापमान में वृद्धि कर पाए हैं। तो इस स्टेट नंबर 2 से जब हम लोग स्टेट नंबर 1 पे आए, तो इसने अपनी पर्टिकुलरली कोई हीट ट्रांसफ़र किया सिस्टम को, तो अब वापस से ये 25 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच चुका है। तो हमने देखा कि वर्क जो है वो कम्प्लीटली कन्वर्ट हो गया हीट में। ये है हमारा जूल का एक्सपेरिमेंट नंबर 1, एक्सपेरिमेंट का फर्स्ट कंक्लूजन। नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं, अगर हम इस पर्टिकुलर सिस्टम को हीट नहीं, इस बार वर्क प्रोड्यूस करते हैं, मतलब किसी हमने सिस्टम को हीट दिया जिसकी वजह से इसका जो टेम्परेचर था वो 25 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस हो गया। इस पर्टिकुलर प्रोसेस में जो हीट हमने दिया है उसे हम लोग ले लेते हैं डेल्टा ई के बराबर। डेल्टा ई को अब हम लोग जो ये 50 डिग्री सेल्सियस पहुंचा है, हम लोग वापस से इसको 25 डिग्री सेल्सियस करते हैं, बट इस बार हमने इससे कुछ कार्य लिया है, कुछ कार्य हमने लिया जिसके वजह से वापस से इसका जो टेम्परेचर था वो 50 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे मेजर करेंगे कि कितना कार्य हमने लिया और कितनी ऊष्मा प्रदान की थी जिसके वजह से ये टेम्परेचर में चेंज आया, तो हम लोग पाएंगे कि इन दोनों में डिफरेंस है। मतलब कुछ तो हीट थी जो कम्प्लीटली वर्क में चेंज ना हो करके लॉस हो गई, ठीक है। तो जब अगर कोई सिस्टम है वो स्टेट नंबर 1 से स्टेट नंबर 2 पे गया, तो हमने जो हीट प्रोवाइड किया था और 2 से लेकर 1 तक जब वो स्टेट नंबर वापस आया अपने 25 डिग्री सेल्सियस पे, तो इससे हमने वर्क को लिया था, ऑब्टेन किया था। तो हमने पाया इन दोनों में डिफरेंस है, मतलब ये डायग्राम गलत है। अब ये है हमारा सही डायग्राम कि हमने स्टेट नंबर 1 से पाया कि स्टेट नंबर 2 पे तो ये आ गया, 25 से 50 डिग्री सेल्सियस पे तो ये आ गया, पर वापस से 50 से ये 25 पे नहीं पहुंचा। इसके बीच में ये कोई एक टेम्परेचर आया जो इससे भी कम था, मान लीजिए 15 डिग्री सेल्सियस। तो ये पूरा 50 डिग्री सेल्सियस जो था वो हमारा 25 डिग्री सेल्सियस पे नहीं पहुंच गया, 15 नहीं 35 मानिए, क्योंकि ये इतना कम नहीं पहुंच पाएगा, इससे ज़्यादा ही पहुंचेगा, ठीक है। तो ये 50 डिग्री सेल्सियस वापस से 35 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच गया, ठीक, इस टेम्परेचर लेवल पे। मतलब अगर हम लोग इन शॉर्ट समझते हैं यहाँ पे,
कोई टेम्परेचर था जो कि 25 डिग्री सेल्सियस था। 25 डिग्री सेल्सियस से ये 50 डिग्री सेल्सियस पहुंचा। कैसे पहुंचा? क्योंकि हमने इसको कुछ हीट प्रोवाइड किया। हीट प्रोवाइड करने के बाद ये 50 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच गया। 50 डिग्री सेल्सियस से अब हम इसका टेम्परेचर कम कर रहे हैं। क्यों कैसे कम कर रहे हैं? जब हम लोग इससे वर्क ऑब्टेन कर ले रहे हैं, वर्क को कुछ वर्क ऑब्टेन कर रहे हैं, तो उसके बाद जो ये 50 डिग्री सेल्सियस है, ये 50 डिग्री सेल्सियस से वापस से इसका जब टेम्परेचर कम होगा तो वो 25 डिग्री सेल्सियस ना पहुँच के कुछ हमारा 35 डिग्री सेल्सियस तक ही पहुँच पाएगा। इतना ही वर्क हम लोग इससे ऑब्टेन कर पाएंगे जिसमें इसका जो टेम्परेचर चेंज हुआ वो कम हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे एक स्टेट नंबर 3 आ गया, जिसके बाद से स्टेट नंबर 1 में ये जाएगा। अब जब ये 35 से वापस से 25 डिग्री बनेगा। ठीक है, ये अगर प्रॉपर सीरीज़ आपको यहाँ समझ नहीं आ रही है तो आई वुड सजेस्ट कि आप इसके लिए परेशान मत होइए। ये बस ये समझाने का, हमें बस इतना समझना है यहाँ पे कि हीट जो होती है वो पूरी तरह से वर्क में कन्वर्ट नहीं होती है, उसका कुछ पोर्शन जो होता है वो लूज़ हो जाता है। मतलब अगर Q1 है जो कि हमने सप्लाई किया और ये वर्क में परिवर्तित हुआ, तो इसका कुछ पोर्शन जो होगा वो Q2 होगा जो कि लॉस हो जाएगा। ठीक है, यही चीज़ हम लोग सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में समझेंगे जब हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ अगर आपको यहाँ पे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, कोई भी चीज़ समझ नहीं आ रही है, तो मत परेशान होइए, अभी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। और अगर समझ में आ गया तो इट्स गुड। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हीट का सोर्स क्या होता है और हीट का सिंक क्या होता है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे हीट का रिजर्वॉयर क्या होता है। कोई भी चीज़ जो रिजर्वॉयर कहलाती है, मतलब कोई भी चीज़ जो स्टोरेज एरिया है, एक स्टोरेज एरिया है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हीट को हमने स्टोर करके रखा हुआ है। ये एक स्टेबल इक्विलिब्रियम पे है। मतलब अगर कोई चीज़ जो कि 50 डिग्री सेल्सियस पे थी और हमने उससे ऊष्मा ले लिया है, काफ़ी ज़्यादा हीट ऑब्टेन कर लिया, फिर भी इसका टेम्परेचर मानते हैं हम लोग 50 डिग्री सेल्सियस बना रहेगा, क्योंकि ये एक स्टेबल इक्विलिब्रियम पे है। इसके साथ ही ये एक इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी इससे हम लोग ले सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा एनर्जीज़ ये दे सकता है, उसके बाद भी इसका टेम्परेचर बना रहेगा 50 डिग्री सेल्सियस। तो ये एक प्रकार का कह सकते हैं रिजर्वॉयर है या स्टोरेज एरिया है। ये दो प्रकार का होता है, एक सोर्स होता है, एक सिंक होता है। सोर्स का हमेशा हाई टेम्परेचर होता है, सिंक का हमेशा लो टेम्परेचर होता है। डेफिनेशन क्या होती है ये हम लोग डिटेल में यहाँ देख सकते हैं। हिंदी में दिया हुआ है कि ये एक प्रकार का निकाय है जो पर्याप्त बड़ा होता है और इसमें ऊष्मा की एक निश्चित मात्रा हम लोग ले सकते हैं और इसके कोई तापमान में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये एक स्थायी साम्यावस्था में रहता है। तो ये दो प्रकार का होता है, एक स्रोत होता है, एक सिंक होता है। हीट सोर्स होता क्या है? ये एक हाई टेम्परेचर रिजर्वॉयर है, ठीक है, जो कि हीट सोर्स कहलाता है। जैसे कि हमारा सन हो गया, सन से हम लोग जितनी भी हीट लेते हैं तो क्या सन का टेम्परेचर कम हो जाता है? नहीं होता है। तो ये एक प्रकार का सन हो गया हमारा। या फिर कोई फर्नेस हुआ, कोई भी भट्टी है जिसमें जितनी भी हीट होती है उसमें अगर हम लोग वो हीट ले लेते हैं उससे, फिर भी उसका जो टेम्परेचर होता है वो उतना ही बना रहता है। इसी प्रकार से ये लो टेम्परेचर रिजर्वॉयर होता है, हीट का सिंक कहते हैं हम लोग इसको। जैसे कि हमारा वाटर हो गया, सी हो गया, रिवर हो गया, या फिर हमारा एटमॉस्फेयर हो गया। एटमॉस्फेयर में हम लोग कितनी भी ऊष्मा प्रदान कर सकते हैं। मतलब जैसे कि हमारा जो व्हीकल होता है, जब हम लोग कार ड्राइव करते हैं या बाइक ड्राइव करते हैं तो हम लोग कुछ पॉल्यूशन उसमें पॉल्यूशन के फॉर्म में कुछ जो एयर होती है वो हम लोग रिलीज़ कर रहे होते हैं, फ्यूल जो होती है बच जाती है, तो उसका टेम्परेचर काफ़ी हाई होता है। मान लीजिए आपका कुछ 75 डिग्री सेल्सियस और आपका जो टेम्परेचर एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर वो 25 डिग्री सेल्सियस बना रहता है। तो जितने भी फ्यूल हम लोग डाल देते हैं, हाई टेम्परेचर फ्यूल, बट स्टिल जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है वो उतना ही बना रहता है। तो ये हमारा एक सिंक हो जाता है, लो टेम्परेचर सिंक हो जाता है हमारा। तो जो डेफिनेशन है वो आप लोग देख सकते हैं। हीट सोर्स और सिंक की डेफिनेशन अक्सर आपके एग्ज़ाम टाइम में पूछ लिया जाता है, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये हिंदी में भी लिखा हुआ है, अगर आप लोग चाहें तो इसका भी नोट्स बना सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग समझेंगे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की स्टेटमेंट क्या होती है। स्टेटमेंट हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था केल्विन एंड प्लैंक। इन्होंने स्टेटमेंट दिया सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के, और ये कहते हैं कि इट इज़
impossible to construct a heat engine which will operate continuously and converts the all heat drawn from a reservoir into work। मतलब यही कह रहे हैं ये कि Q जो है वो हमने सप्लाई किया, ठीक है, तो इसका कुछ Q1 अमाउंट होगा जो कि वर्क में कन्वर्ट होगा और इसका कुछ फॉर्म जो होगा Q2 वो हम लॉस कर देंगे। यही कहता है ये हमारा केल्विन प्लैंक की स्टेटमेंट कि हीट जो होता है वो रिजर्वायर से पूरी तरह से हम लोग ड्रॉन नहीं कर सकते हैं, पूरी तरह से हम लोग वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, कुछ फॉर्म उसका लॉस हो जाता है। हिंदी में भी लिखा हुआ है ये सेम चीज़ कि अगर ऐसा कोई भी इंजन बनाना संभव नहीं है जो कि चक्रीय प्रक्रम पे प्रचालित होते हुए प्राप्त की गई समस्त ऊष्मीय ऊर्जा को कार्य में परिवर्तित कर सके। नेक्स्ट होता है हमारा क्लॉसियस का स्टेटमेंट। ये कहता है कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ डिवाइस विच विल रिमूव हीट फ्रॉम अ कोल्डर बॉडी एंड ट्रांसफ़र इट टू अ हॉटर बॉडी विदाउट एनी एडिशन ऑफ एक्सटर्नल एजेंसी। सेम वही चीज़ है। क्लॉसियस की स्टेटमेंट ये कहती है कि मान लीजिए अगर आपका कोई बॉडी है, कोई थर्मोडायनेमिक बॉडी है जिसका टेम्परेचर है 5 डिग्री सेल्सियस, तो ये अपने आप से 2 डिग्री सेल्सियस नहीं हो सकता है, इसमें हमें कुछ सी प्रकार की हीट प्रोवाइड करनी पड़ती है। मतलब लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पे ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है विदाउट एनी एडिशन ऑफ एनी एक्सटर्नल एजेंसी, ठीक है। हिंदी में इसको समझते हैं। ऊष्मा स्वतः किसी ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु की ओर प्रवाहित नहीं हो सकती है जब तक कि किसी बाह्य युक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। इसको हम लोग समझते हैं ऐसे कि मान लीजिए आपका जो बॉडी है, बॉडी का टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस था, एक टाइम के बाद ये 10 डिग्री सेल्सियस हो सकता है अगर एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर भी 10 डिग्री सेल्सियस है तो, ठीक है, बट ये अपने आप से 18 डिग्री सेल्सियस तो नहीं हो जाएगा। मतलब लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर तो नहीं पहुंच सकता ये, इट इज़ इम्पॉसिबल। तो यहाँ पे ये बस टेम्परेचर का डिफरेंस हमें जानना है और हमें ये जानना है कि ये अपने आप से हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पे तो जा सकता है बट लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ नहीं जा सकता। बस इतना ही समझना है। ये जो दोनों स्टेटमेंट है ये हमें देखने में तो डिफरेंस लग रही है दोनों स्टेटमेंट में, बट ये है एक ही। ये कैसे एक ही है ये हम लोग जब सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को डिटेल में पढ़ेंगे तो हम लोग जानेंगे। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोगों ने बस इतना समझा है कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है, ये इसका फॉर्मेशन आया कहाँ से, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का फॉर्मेशन कहाँ से हुआ, इसके कुछ टर्म्स के बारे में हम लोगों ने जाना है। आई होप यू एन्जॉयड द वीडियो। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग इसको डिटेल में समझेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।